विद्यार्थियों, मैं साधना पांडे आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सर्वदा आगे बढ़ें, आपका जीवन कल्याणमयी हो। हमने एक मॉडल पेपर पढ़ लिया था, क्लास 12th का है ये बेटा। आज हम दूसरा मॉडल पेपर पढ़ेंगे, सामान्य हिंदी, यानी ये साइंस वालों के लिए है। तो अब हम देखते हैं इसको। हमने निर्देश पिछले लेसन उसमें पढ़ लिया है कि 3 घंटे का समय मिलेगा, 15 मिनट आप पेपर पढ़ेंगे और कॉपी भरना सीखेंगे। प्री बोर्ड में आप आकर के सीख लीजिए बेटा, कल से सेकंड प्री बोर्ड शुरू हो रहा है आपका, है ना। तो निर्देश आपके मोबाइल पर गया है, जो भी जैसे करना है। और CCTV कैमरे की निगरानी में आप रहेंगे, ये ऑनलाइन आपका वहाँ कंट्रोल रूम से आपकी निगरानी की जाएगी। तो सब आपको बताया गया है। अब हम देखेंगे सेकंड मॉडल पेपर। हमारा पहला प्रश्न है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। इसको हम 9th से 10th से ही पढ़ रहे हैं। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सेकंड आंसर सही है और 4 भागों में ये विभाजित है। खैर आपके बुक में 2 ही दिया गया है, लेकिन आप नेट पे डालेंगे, मोबाइल पे, गूगल पे, तो बताएगा 4 भागों में विभक्त। तो कितने कितने लोगों ने इसका कब कब प्रकाशन कराया, कौन कौन से लोगों ने, वो नाम सहित दे देगा आपको। ठीक। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, तो हिंदी का पहला उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास जी का है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसको 9th क्लास का बच्चा जान रहा है। द्विवेदी युग की पत्रिका है। महावीर जी ने 1903 से 1920 तक इसका कार्यभार संभाला, 17 सालों तक। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है, तो जयशंकर जी, विश्व प्रसिद्ध नाटक है। ध्रुव स्वामी हुआ, संस्कृत का अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, रघुवंश महाकाव्य हुआ कालिदास जी का, ये सब विश्व प्रसिद्ध नाटक है बेटा। और ध्रुव स्वामी ऐतिहासिक नाटक है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति नाटक के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सूरसागर के रचयिता हैं सूरदास जी। क्लास 10th में हमने पढ़ा ना इनकी रचनाएं, सूरसागर, सूरसा अरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, हम इसको ऊपर करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरा तो सूरसागर हमने देख लिया, सूरदास जी। यामा किस युग की रचना है, तो छायावादी युग की, क्योंकि यामा महादेवी जी की रचना है। महादेवी छायावादी युग की कवित्री हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 और इसके संपादक कौन है, अज्ञेय जी। निम्नलिखित में से छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी। शुक्ल जी तो इनको छायावाद का प्रवर्तक भी मानते हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो भक्ति काल को। और कहा किसने है स्वर्ण युग, श्याम सुंदर दास जी ने। स्वर्ण काल किसने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ठीक है, अब हम अपना वर्णनात्मक प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऊपर करें, देखें जाएगा, जाएगा। हमारा प्रश्न है, ये आपको राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के संबंध समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित यानी अलग कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोप हो जा समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। बिटप माने वृक्ष होता है बेटा। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जग के जीवन का सौंदर्य अंतर्निहित है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जहाँ तक लाइन खींची गई है बस उतना ही करना है, आप ध्यान दीजिए। आपको पूरी व्याख्या यानी जितना पूरा गद्यांश है इसकी संपूर्ण की व्याख्या, पहले संपूर्ण की व्याख्या आती थी, तो हम लोग क्या करते थे, लेसन का पूरा एक समरी लिखवा देते थे बच्चों से और कह देते थे कोई भी गद्यांश आएगा आप उठाकर यही लिख देना। तो वो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला वो समझ जाता कि बच्चे ने पूरा पढ़ा हुआ है, पाठ का निचोड़ इसने लिखा है। लेकिन अब क्या आता है, एक लाइन देखिए, बस एक दो वाक्य है, ये मिश्र वाक्य है, समझ लीजिए एक ही वाक्य है, तो इसी का करना है। पूरे पैराग्राफ ले जाएंगे तो आपका समय वेस्ट होगा, नंबर उतना ही मिलना है। ठीक है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, परीक्षा में प्रश्न कोई न छूटने पाए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। कहते हैं बिना संस्कृति के, बिना हमारे कल्चर के हमारे लोगों की जो कल्पना है वह एक कबंध। कबंध माने क्या होता है, सिर से अलग एक यानी सिर कटा हुआ शरीर। कबंध का मतलब क्या होता है, ऐसा धड़ हो, ऐसा शरीर हो जिसमें सिर कट गया हो। तो
बिना संस्कृत के जन की कल्पना क्या है, लोगों की कल्पना क्या है, सिर कटे हुए धड़ की तरह से है, क्योंकि संस्कृत ही मनुष्य का मस्तिष्क है, उसका ज्ञान पुंज है, उसी के द्वारा है उसका उत्तरोत्तर विकास हो सकता है। राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, जो है उसकी सभ्यता और संस्कृति के द्वारा उसकी वृद्धि संभव है। संस्कृत जन का मस्तिष्क किस प्रकार से है, संस्कृति मनुष्य का जो भी आचार विचार व्यवहार है, ये अपने संस्कृति के द्वारा ही हम प्रस्तुत करते हैं, हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति हमारा कल्चर कैसा है, तो इसीलिए संस्कृति को मनुष्य का मस्तिष्क कहा गया है। विकास और अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो विकास माने उन्नति और अभ्युदय माने उत्तरोत्तर उन्नति, यानी विकास माने वृद्धि होता है और अभ्युदय माने उत्तरोत्तर उन्नति, आप एकदम उच्च शिखर पर पहुंचते जाएं। दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम, तो गद्यांश का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, हमने एक पढ़ लिया, अब हम अगले लेसन पे चलें, अगले मतलब पेज पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला है हमारा भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में जो है, कहाँ, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही, यानी भाई हम बच्चा छोटा छोटा शब्द पहले बोलता है ना, फिर धीरे धीरे वाक्य बोलता है, फिर वो भाषा बोलने लगता है, तो भाषा कहाँ संभव है, कहाँ से शुरू होता है, शब्द से ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में, मतलब दैनंदिन मतलब प्रतिदिन के व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी अरबी फारसी या विदेशी भाषाओं से उधार लिए, जैसे चाय, चाय शब्द किस भाषा का है, चाइनीज चीनी भाषा का शब्द है ना। गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो जो भी हम बोलते हैं ये अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, सब हिंदी के नहीं है लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायासी हो जाता है, होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार, अविकृत मतलब उटपटांग ढंग से लिए गए हैं। गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, लेकिन साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं, यानी बोलचाल की भाषा में भले बोल सकते हैं इन शब्दों को, लेकिन जब हम कुछ लिखने बैठेंगे, निबंध हुआ, कविता हुई, काव्य हुआ, ग्रामर खासतौर पर व्याकरण, तो उसमें हम जिस भाषा में लिखेंगे उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे द्विवेदी युग को क्या कहा गया, जागरण सुधार काल कहा गया ना, क्यों, क्योंकि उस युग में भाषा में बहुत सुधार किया द्विवेदी जी ने, परिमार्जित भाषा उन्होंने लिखी। जैसे जो लोग अपना लेख लिख के देते थे सरस्वती में छपने के लिए, तो पहले उसको ये शुद्ध हिंदी में, जैसे कोई ब्रज भाषा में है उसमें उर्दू के भी शब्द थे, अंग्रेजी के भी शब्द रहते थे कविता में, तो द्विवेदी जी पहले उसको परिमार्जित करते थे, शुद्ध हिंदी में करते, तब उसको छापने के लिए देते थे। और एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इनकी निराला जी की किस रचना को द्विवेदी जी ने अश्लीलता से युक्त कहकर नहीं छापा था, तो निराला जी की एक रचना 1916 में आई थी, जूही की कली, उसको उन्होंने कहा बड़ी अश्लील रचना है, इसको हम द्विवेदी पत्रिका में, इसमें सॉरी सरस्वती पत्रिका में नहीं छाप सकते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत में सभ्य कविताएं ही छपती हैं, तो उन्होंने उसको मना कर दिया था। ठीक, तो क्या कहें, ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी। यदि मतलब भाषा को हम ग्रहण भी कर रहे हैं, तो उसको हमने कहा ना, जिस भाषा में लिख रहे हैं उसी में एकदम मूल रूप से उसको हम ग्रहण करके बना करके तभी लिखेंगे। ठीक, तो भाषा की विकसनशीलता कैसे शुरू होती है, भाषा की विकसनशीलता शब्दों से शुरू होती है। बच्चा पहले बोलता माँ पापा, है ना, फिर धीरे धीरे और आगे पूरा वाक्य बोलता है, फिर पूरा एकदम अनुच्छेद, पूरा एक पैराग्राफ बोलना शुरू कर देता है, फिर सरासर उसके पास इतने, आज के बच्चों के पास तो इतने शब्द होते शायद हमारे आपके पास ना हो, उनके शब्द भंडार बहुत अधिक है। अविकृत ढंग और मूल प्रकृति में क्या अंतर है, अविकृत ढंग मतलब बिगड़ा हुआ रूप, और मूल प्रकृति मतलब मुख्य रूप, मुख्य स्वभाव उसका। साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है, तो साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा को उसकी मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता के अनुसार ग्रहण करना पड़ता है। रेखांकित अंश की व्याख्या, कह रहे हैं भाषा की साधारण इकाई शब्द है, यानी जो हमारी बोलचाल की भाषा है इसकी साधारण इकाई शब्द भले ही है, लेकिन शब्द किसी भी भाषा की मूलभूत इकाई है, उसके अभाव में भाषा का अस्तित्व असंभव है। क्या कह रहे हैं कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है, यानी कोई भी भाषा हो उसकी शुरुआत शब्दों से ही होती है।
शब्दों के अभाव से भाषा का अस्तित्व कठिन हो जाता है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो भी शब्दों के स्तर, यानी कोई भी भाषा यदि सब बहुत अधिक विकसित होती है तो भी वह शब्दों के माध्यम से ही होती है। जैसे आज के समय में पूरी देश भाषा क्या है, इंग्लिश है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, लेकिन जो है देश भाषा इस समय क्या बन गई है, अंग्रेजी बन गई है। तो भी उसमें एक एक शब्द ही जोड़कर वाक्य बनते हैं ना, तो यही बता रहा है राइटर इसमें। और अगला है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है भाषा और आधुनिकता, और लेखक इसके हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चौथा प्रश्न है दिए गए पद्यांश के पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको हम थोड़ा ऊपर करें पहले। सजल समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृत का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार, बनो संस्कृत के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन से खेलो सुंदर खेल। ये कामायनी का अंश है, श्रद्धा और मन की वार्तालाप है दोनों लोगों की आपस में, उसी का एक अंश है जो आपके कोर्स में है। तो समर्पण लो सेवा का सार किसने कहा, यह बात श्रद्धा ने मनु से कहा। बनो संस्कृत के मूल रहस्य किसके लिए कहा गया है, श्रद्धा ने मनु को कहा है कि तुम इस संस्कृत माने इस सृष्टि के मूल रहस्य बनो, तुम ही इसके मुख्य कारण बनो। विश्व भर सौरभ से भर जाए का क्या आशय है, कहते हैं कि संपूर्ण संसार सुगंध से भर जाए। किस सुगंध से, आपके यश रूपी सुगंध से यह पूरा संसार भर जाए, श्रद्धा ने मनु के लिए कहा। रेखांकित का भावार्थ क्या है, तो बनो संस्कृत के मूल रहस्य, श्रद्धा मनु को समझाते हुए कह रही हैं कि अय अजनबी मनुष्य, अपरिचित मनुष्य, तुम अपने अंतरात्मा की शक्ति को पहचानो और तुम ही से यह संसार रूपी बेल आगे बढ़ेगी, इसके तुम मूल कारण बनो। तुम ही से फैलेगी यह बेल, संसार रूपी बेल, संसार की जनसंख्या रूपी बेल, मानव रूपी बेल तुम्हारे द्वारा ही फैलेगी, तुम इस बात को समझो। कविता का शीर्षक और कवि का नाम, तो कविता का शीर्षक है श्रद्धा मनु, जो कामायनी का अंश है, कामायनी महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद जी, जिनको झारखंडी, कलाधर, है ना, अनेक नामों से जाना जाता है। अगला हम देखते हैं अथवा, दोनों में से एक ही करना है, मैं दोनों समझा दे रही हूँ आपको पढ़ समझने के लिए। छायाएं मानव जन की दिशा ही सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह वर्षा सहसा नगर के बीचों बीच, काला सूर्य कहाँ गया, काला सूर्य के रथ के पहियों की ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों दसों दिशाओं में, और कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। ये बाबू तब का वर्णन है जब हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा विश्व युद्ध के दौरान। तो वर्णन क्या है इसका हम देखते हैं, पहले प्रश्न उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश की पाठ एवं कवि का नाम, तो पाठ का नाम है हिरोशिमा और कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनको हम छोटे एक उपनाम अज्ञेय नाम से जानते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कुछ क्षण का वह उदय अस्त, कहते हैं कि वह जो बहुत तेज आग की गोले की तरह जो वहाँ प्रकट हुआ ना, लग रहा था कि सूर्य उदय हो गया है, वह बस कुछ क्षण का ही उदय और अस्त था, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य शोक लेने वाली दोपहरी। वह प्रज्वलित जलता हुआ आग का गोला था ना, ऐसा लगा कि दोपहर के मनोरम दृश्य को अपने में ही जला करके समाहित कर लिया आग का गोला। वह सूर्य किस दिशा में उदित हुआ था, तो वह सूर्य पूरब में नहीं बल्कि नगर के बीचों बीच उदय हुआ था। अच्छा, 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं, 4 दिशाएं तो सब जान रहे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इन चारों दिशाओं के जो कोने कोने हैं ना, वो भी एक दिशा मानी जाती है बेटा, और ऊपर नीचे जो दिशा है वो भी मानी जाती है। तो हम 10 दिशाओं के नाम जान लेते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अच्छा, ईशान कोण किस दिशा को कहते हैं, मैंने कहा ना दिशाओं के कोने कोने को, तो पूर्व और उत्तर के कोने को ईशान कोण कहते हैं, दक्षिण और पूर्व के कोने को आग्नेय कोण कहते हैं, दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण कहते हैं, उत्तर और पश्चिम के कोने को वायव्य कोण कहते हैं, और ऊपर और नीचे 10 दिशाएं,
तो हम फिर से एक बार देखते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व, अधः, यानी ऊपर और नीचे, 10 दिशाएं हो गई। काल सूर्य के रथ में कौन सा अलंकार है? तो काल सूर्य, काल रूपी सूर्य, जहाँ रूपी शब्द मिल जाए अर्थ बताने में वहाँ रूपक अलंकार। जहाँ एक संज्ञा हो, एक विशेषण हो, संज्ञा हो गया सूर्य, काल हो गया काल यानी मृत्यु की तरह से। तो सूर्य की विशेषता क्या है? वो काल की तरह मृत्यु की तरह से था, तो भी यहाँ क्या हो गया? रूपक अलंकार, है ना। और हमने एक ट्रिक बताया था कि जहाँ दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह मिल जाए वहाँ रूपक अलंकार, तो है योजक चिन्ह काल सूर्य के बीच में, तो रूपक अलंकार। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सप्तधिकतम 80 शब्द, यानी 2-2.5 पेज में आप कर देंगे तो हो जाएगा। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी, जी सुंदर रेड्डी, APJ अब्दुल कलाम, तीनों में से किसी एक का आपको कर देना है। और कविता में वैसे ही है, काव्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओर, जयशंकर जी और महादेवी वर्मा, तीनों में से किसी एक का आपको कर देना है। 6वां प्रश्न है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। सब आपको लिखाया गया, सब आपके 10 ईयर में है। पंचलाइट फरीश्वरनाथ रेणुका है, बहादुर अमरकांत जी का है, ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र का है और लाठी शिवानी जी का है। इन दोनों में से किसी एक का कथानक लिखना है और इन दोनों ऊपर की कहानियों में से किसी एक का उद्देश्य लिखना है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो हम अम्बेडकर नगर से हैं बेटा, आपके कोर्स में मुक्ति यज्ञ खंड काव्य, और इसका देखिए खंड काव्य का कथानक, चाहे इसका कथानक लिख दीजिए और चाहे इसके नायक अर्थात गांधी जी का चरित्र चित्रण कर दीजिए। दोनों आपको बहुत अच्छे से कराया गया है, आपके चैनल पर भी भेजा गया है बेटा, 2-2 बार भेजा गया है। एक में बहुत ज़्यादा कोटेशन है, एक में कुछ कम कोटेशन है, तो जो आपको अच्छे से कोटेशन तो आप जरूर डालना, ठीक है। और गांधी जी के बारे में आप बचपन से पढ़ रहे हो, अच्छी तरह से जान रहे हो, बढ़िया से लिख देना, ठीक। ये आपका 5 नंबर का है। खंड ख आ गया आपका, संस्कृत खंड से है बेटा ये आपको करना है। देखिए नीचे दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको करना है अनुवाद, इसका किस भाषा में करना है? हिंदी में, संस्कृत में दिया गया है, ठीक है। धन्य अयम भारत देश, यह उससे है ना, भारतीय संस्कृति नहीं, संस्कृत भाषाया महत्वम से। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। सुर माने देवताओं की, भारती माने भाषाया बोली। हम बेटा इसका एक एक व्याकरणिक मन तो बहुत कर रहा है, सब एकदम सब में कौन सी संधि है, कौन सा समास है, सब बताते चलूँ, लेकिन बहुत आपका समय लग जाएगा और आप लोग शॉर्टकट वाले हो, परीक्षा आपकी कल है, तो हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। धन्य अयम में पूर्व रूप संधि है बेटा, धन्य है यह भारत देश, इसकी जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, समुचित माने प्रसन्नचित करने वाली, अलौकिक भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को फैलाने वाली संस्कृत भाषा है। विद्यमानेषु निखिलेषु अपि, निखिलेषु अपि है ना, तो निखिलेषु अपि, ई का या ऊ का वायड़ संधि हो गया। निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मय सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमान मतलब वर्तमान समय में इसके संपूर्ण साहित्य, इस वर्तमान समय के संपूर्ण साहित्य इसी भाषा में, इसकी भाषा, एक मिनट, विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु, यानी वर्तमान समय के संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृति नामना अपि लोके प्रथिता अस्ति, प्रथिता माने प्रचलित है। यह भाषा संसार में संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणं महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदाः सर्व उपनिषदः अष्टादश पुराण अन्यानि महाकाव्यानि अस्यैव भाषायां लिखितानि सन्ति। तो कह रहे हैं कि हमारा रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। हमने पढ़ाते समय भी बताया था, संस्कृत भाषा या महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत पूछता है। अगला है, 2 में से एक ही करना है बाबू, मैं दोनों पढ़ा दे रही हूँ तो नहीं, तो दोनों करना है, अथवा दिया है ना, 2 में से एक ही करना है। संस्कृत साहित्यवांग आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार है आशी। ये महामना मदन मोहन मालवीय से है बेटा, कह रहे हैं संस्कृत साहित्य और आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था।
हिंदी हिंदू हिंदुस्तान अभ्युत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नम करोति। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के अभ्युत्थान के उदय के लिए इन्होंने निरंतर प्रयत्न किए। शिक्षा एवं देशे समाजे च नवीनम प्रकाश उदय। शिक्षा के द्वारा ही समाज और देश में एक नवीन प्रकाश का उदय होता है। अतः माने इसलिए मालवीय जी वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से स्थापना करोति। इसीलिए महामना मदन मोहन मालवीय जी वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अष्ट निर्माणा, इसके निर्माण के लिए अयम जनान धनम आयाचत, यह लोगों से धन मांगे। और जनाश्च महत्वस्मिन् ज्ञानज्ञ, और लोग भी इसके महत्व को समझते हुए ज्ञान रूपी यज्ञ में प्रभुतम माने अत्यधिक धन अस्मय अपरेक्षण, अत्यधिक धन दिए। यानी जिस मतलब सब लोग दिए थे धन उसको बनाने के लिए। तेन निर्मितो अयम विशाल विश्वविद्यालय भारतीयानां दानशीलतया मालवीयश्च यशः च प्रति मूर्तिरेव विभाति। यानी क्या कह रहे हैं कि तेन निर्मितो अयम, उसके द्वारा निर्मित यह विश्वविद्यालय यानी भारतीयों की दानशीलता और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के समान सुशोभित है। विभात मतलब सुशोभित है। अगला आपका पद्यांश से है। निम्नलिखित श्लोकों या पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अच्छा, संदर्भ भूल गई तो इसका आप लिखेंगे प्रस्तुत हृदयग्राही पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं प्रयोज्य पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड या हिंदी दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। और दूसरे में अथवा वाले में लिखेंगे कि प्रस्तुत प्रेरणास्पद पंक्तियां हमारी नित्य प्रयोज्य एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड अथवा हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका। आप जो भी लिखेंगे, संस्कृत खंड लिख देंगे तो भी चल जाएगा बच्चा, और संस्कृत दिग्दर्शिका लिखेंगे तो सही लिखना, उसमें ग आधा होता है। संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मदन मोहन मालवीय नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। अच्छा, दूसरा भाषा सुमुख्या दिव्या, तो ये संस्कृत भाषा या महत्वम से है। तो लिखेंगे प्रस्तुत हृदयहारी पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के संस्कृत भाषा महत्वम से अनुस्यूत है। भाषासु माने भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक, और यह देव भाषा संस्कृत है। तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम, इसकी काव्य मधुर है। तस्य ही मधुरम काव्यम, वैसे इसके काव्य मधुर है। और तस्मादि सुभाषितम, वैसे इसकी सूक्तियाँ भी मधुर हैं। अगला है परोक्षे कार्यहंतरम, सुभाषितान से लिया गया है बेटा। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। यानी परोक्षे माने जो पीठ पीछे, कार्यहंतारम कार्य का नुकसान करे, प्रत्यक्ष प्रियवादिनम और मुंह पर प्रशंसा करे, ऐसे मित्र को वर्जयित माने छोड़ देना चाहिए। तादृशम माने वैसे ही, विषकुंभम विषैले घड़े की तरह, पयोमुखम विषैले और दुधमुहे घड़े की तरह छोड़ देना चाहिए। यानी घड़ा विषैला है लेकिन उसके ऊपर क्या रखा है, क्या अंदर तो विष है ऊपर से दूध है, तो ऐसा मित्र ऐसे ही होता है, ऐसे को छोड़ देना चाहिए। अब हमारा ग्रामर का पोर्शन शुरू होता है। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। कोठी वाला रोवे, छप्पर वाला सोवे। यानी सामर्थ्यवान सुखी नहीं होता है, जितने सुविधा उतने दुविधा। हम आप मीडियम क्लास फैमिली से हैं, दिन भर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, सत्कर्म से रहेंगे, रात को आराम से चैन की नींद सो जाते हैं, सुबह जल्दी नींदें नहीं खुलती है ब्रह्म मुहूर्त तक। और अमीर क्या है, पूरी रात तक लैपटॉप पे और सब पे काम करेंगे, उनको इसका झंझट उसका झंझट, यहाँ की डीलिंग वहाँ की उस कंपनी की डीलिंग, विदेश की किस कंपनी की डीलिंग है, कहीं सही काम तो कहीं नंबर 2 का काम। तो ऐसे लोगों की नींद हराम होती है। और हम आप तो निश्चिंत हैं, ठीक है, सो गए। 9 2 11 होना, भाग जाना, जूतियाँ चटकाना, व्यर्थ में दौड़ना, यानी जब ज़रूरत है तब तो किए नहीं, अब मतलब यहाँ वहाँ जूती खटका रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका। सब धन बाईस पसेरी होना, एक समान होना। अपठित गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर उससे संबद्ध प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए, जो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवमान प्रतिनिधि एवं उसका उपकरण है। भौतिक उपकरण मानव के सुख का साधन है, साध्य नहीं। जिस व्यवस्था से विभिन्न अभिरुचियों लोक का विचार केवल औसत मानव के शरीर बुद्धि मन आत्मा हेतु अनेक भाषाओं
अनेक ऐषणाओं को प्रेरित पुरुषार्थ चतुष्टयशील पूर्ण मानव के स्थान पर एकांगी मानव ही विचार किया जाए, यह अधूरी है। हमारा आधार एकमात्र मानव है, आधार एकात्म मानव है, जो अनेक एकात्म मानववाद के आधार पर हमें जीवन की सभी व्यवस्थाओं के का विकास करना होगा। तो हमारी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र किसे होना चाहिए? मानव को होना चाहिए। भौतिक उपकरण मानव के लिए क्या है? एक साधन है, उसका साध्य नहीं है। मैंने पिछले पैरा में पढ़ा भी। रेखांकित अंश की व्याख्या, हमको इसके लिए पीछे जाना ही पड़ेगा। रेखांकित इसका क्या है? यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, यानी संसार में जितने पिंडज हैं, जितने लोग हैं, तत् ब्रह्मांड, उतने सब ब्रह्म हैं, सब में ईश्वर है, के न्याय के अनुसार समष्टि का जीवन, संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र मानव होना चाहिए। जीवन, ये बाबू थोड़ा छोटा करो। जीवमान जो है प्रतिनिधि उसका उपकरण है। तो कह रहे हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जितने पिंड हैं सब में ब्रह्म है, जितने पिंडज हैं, जितने मनुष्य के देहधारी हैं, सब में ईश्वर है। इस न्याय के अनुसार, इस बात के अनुसार समष्टि का यानी सब में समानता का भाव रखना ही हमारे मानवता का एक उदाहरण है, मानवता एक है हमारी। ठीक है, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़े। हमारा अगला प्रश्न है, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नभ नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनि बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के सिपात बिहराने धन शेष के। ये शिवा शौर्य से है और महाकवि भूषण जी ने लिखा है, रीतिकाल की रचना है, क्लास 11th में है ये। तो वीर शिवाजी की सेना के नगाड़ों की आवाज का क्या प्रभाव पड़ा? वीर शिवाजी की सेना के नगाड़ों की आवाज सुनकर अन्य देश के राव और राजा अपना देश छोड़ करके भागने लगे। कवि और भूषण ने यहाँ हाथियों की चाल कैसी बताई है? हाथियों के चलने से पर्वत टूट टूट करके गिर रहे हैं, है ना। और हाथिन के हौदा, हाथियों के जल्दी जल्दी चलने से या भागने से उनके पीठ पर रखा हुआ जो हौदा है, जो बैठने का आसन बना हुआ, हिल रहा है। उनकी कनपटी से मद बह रहा है, जिसकी सुगंध से व्याकुल होकर मदमस्त होकर भंवरे उनके पीछे भाग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है किसी स्त्री के काले बाल उड़ रहे हो या लहरा रहे हैं। शिवाजी की सेना में चलने से क्या हुआ? शिवाजी की सेवा दल माने सैनिक, उनका समूह। शिवाजी की सेना के चलने से कमठ माने कच्छप राज की पीठ टूट गई और शेषनाग के फन केले के पत्ते की तरह बिखरने लगे। निम्नलिखित में शब्द युग्म में सही का चयन कीजिए। शब्द युग्म दिया है इसमें। 11वां प्रश्न है, शकल और शकल का। शकल माने होता है, इसका तो अर्थ हुआ संपूर्ण, और इस शकल का अर्थ होता है आकृति। 1 मिनट, हाँ यहाँ पहले हम कर लें, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तब देखें। पदार्थ और समूह नहीं होगा, संपूर्ण और खंड नहीं होगा, आकृति और प्रकृति, सब और संकाल। इसमें तो सारा हमको लग रहा है मिसप्रिंट दिया है, क्योंकि इस शकल का अर्थ होता है संपूर्ण। आप दिमाग में रखें, दंत सा से सकल शुरू होता है, दंत सा से संपूर्ण होता है। तो सकल माने संपूर्ण, और इस शकल का अर्थ होता है जैसे व्यक्ति का शकल, उसका चेहरा। तो संपूर्ण और खंड, आकृति और प्रकृति, सब और संकाल। तो हमको लग रहा है इसी में संपूर्ण मिल रहा है। सकल माने संपूर्ण, खंड यानी आकृति, उसका आकार, चेहरा। तो मिसप्रिंट लग रहा है, लेकिन अगर परीक्षा में आ भी जाता है तो आप बी पर ही लगाएं, क्योंकि सकल माने संपूर्ण ही होता है, ना पदार्थ होता है, ना आकृति होता है, ना सब शुभ होता है। यही बी वाला ही सही माना जाएगा। अंश, अंश माने किसी का हिस्सा, और अंश माने सूर्य, है ना। भाग, चंद्र, यही वाला सही होगा आपका ए। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अमृत माने देवता, अमृत माने सुधा। वर माने श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा। पयोधर माने बादल, पयोधर माने आपका पर्वत, पयोधर माने स्तन। ठीक है, पैमान दूध होता है, पैमाने पानी भी होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों में एक शब्द का चयन करिए जिस सबसे पहले गिना जाने वाला अग्रगण्य, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु,
ये किसी की रचना भी है, जयशंकर जी की। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब देखिए उज्जवल गलत लिखा गया है। उज्जवल में दोनों ज आधा रहेगा, ठीक है। उज्जवल में दोनों ज क्या होता है, आधा होता है। मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री हैं, कवि थोड़ी हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त कवयित्री हैं। प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए, नहीं क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा स्त्रीलिंग का शब्द है। प्रतिमा को क्षमा मांगनी चाहिए। हमें हमेशा सदैव परिश्रम करना चाहिए। तो या चाहे हमेशा रहेगा चाहे सदैव रहेगा, यहाँ अधिक पदत्व दोष है, तो हमें हमेशा परिश्रम करना चाहिए। और क्या है आगे देख लेते हैं। 12वां हमारा प्रश्न है, करुण अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो करुण विवाह अनुभाव संचारी भाव के संयोग से शोक नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो, वहाँ करुण होता है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा कन के करुणा रिधि रोए, है ना। और फन फन मणि खोए भुजंग से जननी फन सा पटक रही थी शीश, है जो भी ऐसे तमाम है। निज दिन बरसत नयन हमारे, करुण रस है। और श्रृंगार है जहाँ पर इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। करुण का स्थायी भाव क्या है, शोक है। तो जहाँ पर विभानुभाव संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हो, वहाँ श्रृंगार होता है। जैसे राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नक्की परछाई, या बतरस लालस लाल की मुरली धरे लुगाए। और दैन कहे भवन से सौह करे भयहन से, दैन कहे नट जाए। मीरा जो बिहारी लाल की लगभग लगभग दोहे जो है श्रृंगार में है। यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण और लक्षण लिखिए। तो यमक, यमक माने होता है जोड़ा, जहाँ पर एक शब्द दो बार आए, दोनों के अर्थ अलग अलग हों। जैसे काली घटा का घमंड घटा, दो बार घटा घटा आया। जगती जगती की मोह प्यास, तेरी बरछीने है खलन के, है ना। और एक आप तो रटे ही पड़े हो बहुत पहले से ही, कनक कनक ते सौगुनी, ये भी बिहारी लाल जी का ही दोहा है। उत्प्रेक्षा जनुमन जानो मानो जहाँ मिल जाए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मानव शूर काढ़ी डारी है वारी मध्य तिमील, जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी जी की लाइन ये भी है। दोहा अथवा चौपाई छंद मात्रा सहित। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। पहले तीसरे में 13 13, दूसरे चौथे में 11 11। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरिद्युति होए। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। चाहे जो दोहा लिख दीजिए, ठीक है। चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती हैं। इससे मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। जैसे विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। जैसे देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुए सुखारे। बहुत सी चौपाई मिल जाएगी आपको। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ठीक। 13वां है आपका पत्र लेखन है। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को अपनी पुस्तक की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र, यानी आपको किताब की दुकान खोलनी है और बैंक के प्रबंधक को आप लोन लेने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। अथवा दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा सफाई कर्मी पद पर नियुक्ति हेतु संबंधित जनपद जिलाधिकारी को आवेदन पत्र, यानी आपके जिलाधिकारी डीएम जी को आप अपने क्षेत्र के सफाई कर्मी के पद पर संविदा के रूप में आप उस पर भर्ती होने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध, यानी अपने शब्दों में। पर्यावरण प्रदूषण कारण और निवारण। पर्यावरण प्रदूषण किस कारण से होता है, उसका निवारण कैसे होता है, इसको आप बहुत बचपन से ही लिख रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से लिख लेंगे। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। विद्यालय में बताया जाता है कि बच्चे स्वस्थ कैसे रहें, साफ सफाई कैसे करें। अभी कोरोना में कितना ज़्यादा सब था ना, सैनिटाइजर और क्वारंटाइन और इत्यादि सब। नई शिक्षा नीति के बारे में आपको लिखना है। शिक्षा नीति में क्या क्या नियम लगाए गए, क्या हटाया गया, क्या नया जोड़ा गया। भारतीय किसान की समस्याएं और समाधान। भारतीय किसान की क्या क्या समस्या है, उसके समाधान क्या क्या है ना। भारतीय किसान की समस्या है अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महंगाई, और ये जो छोड़े गए मवेशी हैं जैसे नीलगाय, सांड, भैंसे नुकसान करते हैं ना किसानों के खेत में, उनका गेहूँ खा जाते हैं, कि फसल का नुकसान कर देते हैं। मेरा प्रिय कवि साहित्यकार, जो भी कवि आपका फेवरेट हो, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद,
जो भी आपका हो उसके बारे में आप लिख देंगे। तो किसी एक को करना है। और बेटा ये लगभग हमको लग रहा है 9 नंबर का आता है। हाँ देखो 9 नंबर का है, इसको आप छोड़ेंगे नहीं कतई। ठीक है, इसको बढ़िया से कर लेंगे। 9 नंबर का तो कम से कम आपको 5 पेज लिखना भी होगा, 4.5-5 पेज। ठीक, और बढ़िया बढ़िया पॉइंट, ये नहीं कि आम घास लिख दीजिए। ठीक है ना। हम आपको एक बात बताएं, बताना तो नहीं चाहिए, एक लड़की प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दी थी और कॉपी में चेक कर रही थी, तो वो बनों के महत्व में गाना लिखी थी, नैनो की तो बात नैना जाने है। आप बताइए इसमें बनों के महत्व में नैनो की बात का गाना कहाँ से आ गया कोटेशन। तो अनाप शनाप नहीं भरेंगे, जो पूछ रहा है प्रश्न में वही उत्तर आप सटीक लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बेटा। परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, राधे राधे।